Hello student. In the last class we will discuss average molecular mass and average atomic mass, and now today we will discuss law of chemical combustion. देखो लॉ ऑफ केमिकल कम्ब्यूशन क्या है। कुछ साइंटिस्ट थे जैसे डाल्टन, प्राउस्ट, लेवोसियर। इन्होंने क्या किया था, कंपाउंडों की केमिकल रिएक्शंस के बेस्ड पर कुछ लॉ बनाए, नियम बनाए। ये जो रूल्स दिए गए थे ये मैटर के कंपोजिशन को बेस्ड मानते हुए, कम्ब्यूशन रिएक्शंस के आधार पर और केमिकल रिएक्शंस को बेस्ड मानते हुए दिए गए थे। तो समथिंग 4 या 5 रूल्स हमारे हैं जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन के रूल्स कहलाते हैं। अब कौन कौन से रूल्स हैं वो हम देखते हैं। टॉपिक है आज का हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब साइंटिस्ट कौन थे? डाल्टन था, प्राउस्ट था, लेवोसियर था, गैलुशेक, आवोगाद्रो, ठीक है, रिचर्ड। तो इन साइंटिस्टों ने ये रूल दिए थे। इसमें सबसे फर्स्ट रूल जो आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें फर्स्ट रूल है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये रूल इट इज गिवन बाय लेवोसियर। लेवोसियर के द्वारा ये रूल दिया गया था। और क्या बताता है ये रूल, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पहले। जैसे H2 रिएक्ट विद O2 एंड फॉर्म H2O। बैलेंस करो इस रिएक्शन को। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है। तो इसको मैं 2 कर दूँ तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर दूँ? 2। अब इनके कितने मोल मेरे पास हैं? तो यहाँ पर मेरे पास हैं इसके बिफोर रिएक्शन, मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, तो इसके 2, इसका 1। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है तो वो 1, और यहाँ पर कितना है? बिफोर रिएक्शन 0। एक्चुअली क्यों? क्योंकि ये दोनों रिएक्ट अभी कर ही नहीं रहे हैं। ये मैंने बिफोर रिएक्शन मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं है, उससे पहले इसके 2 मोल लिए, इसके 1 मोल लिए, और ये ऑब्टेन ही नहीं हुआ है। आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद क्या हुआ? तो ये फिनिश और इसके कितने मोल ऑब्टेन हुए? 2 मोल। अब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जो मास है वो सेव रहता है बिफोर रिएक्शन भी और आफ्टर रिएक्शन भी कंजर्व रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो बिफोर रिएक्शन मास कितना है मेरे पास? देखो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हो गया, एंड 2 मोल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 2, ये तो इसका हो गया, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है, 16 इंटू 2 यानी कि 32। ओवरऑल ये मेरा कितना हो गया? 4 और 32 यानी कि 36 ग्राम। आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन मेरे पास वाटर प्रोडक्ट के रूप में आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा? 2 मोल तो इसके हैं, 1 हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2, और ऑक्सीजन का कितना? 16। तो 16 और 2 18, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 36। तो आप देखो दोनों 36 कैसे आए? इक्वल आए। तो बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी सेम। तो यह रूल बस यही कहता है हमसे कि मास बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का कैसा होता है? सेम होता है। और रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं दोनों बिल्कुल इक्वल मास में रहते हैं। तो ये मास के कंजर्वेशन को फॉलो करता है और कहता है कि जो मास है
वो ना तो फॉर्म किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। ना तो उसे क्रिएट कर सकते हैं हम और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा इस रूल्स का? तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एंड मास बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, शॉर्ट में लिख दिया प्रोडक्ट, विल बी इक्वल। ठीक है, एंड बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी सेम या इक्वल। तो क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट कह रहा है कि मैटर जो है उसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले और रिएक्शन के स्टार्ट होने के बाद जो ओवरऑल मास होता है रिएक्टेंट का, ये पार्ट रिएक्टेंट का होता है, ये पार्ट प्रोडक्ट का होता है। तो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का वो क्या बना रहता है? हमेशा इक्वल बना रहता है। तो ये पूरा का पूरा लॉ जो है ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है कि मास को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। मास हमेशा इक्वल बना रहता है ओवरऑल रिएक्शन में। क्लियर है? आपके समझ में आ गया होगा। चलो, तो ये दिया था हमारे लेवोशियर के द्वारा। नेक्स्ट जो रूल है, और इसमें ये लाइन मैंने इस तरह से लिख दिया, चाहो तो आप इस लाइन को इस तरह से भी लिख सकते हो। मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू आफ्टर इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। सिंपल एंड शॉर्ट वे में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कि मास रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद क्या होता है? इक्वल रहता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन कोई भी हो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या बना हुआ रहता है? इक्वल बना हुआ रहता है। चलो, हम सेकंड रूल्स की ओर तरफ चलते हैं। ये आप पॉज लेकर कॉपी कर लोगे। देखो, सेकंड रूल है मेरा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये जो रूल है इट इज गिवन बाय प्राउस्ट। तो प्राउस्ट के द्वारा ये रूल दिया गया था। और क्या कहता है प्राउस्ट इस रूल में? ये कहता है जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा कंपाउंड का क्या बना हुआ रहता है? फिक्स बना हुआ रहता है। कैसे? देखो, जैसे मेरे पास है CO2 गैस, ठीक है, या मेरे पास है H2O गैस, H2O वाटर। अब इसमें CO2 में मैं देखूं तो एक एलिमेंट मेरा किसका है? कार्बन का, जिसका मास कितना होता है? 12। और एक एटम मेरा किसका है? ऑक्सीजन का, जिसका मास कितना है? सिंगल ऑक्सीजन एटम का 16 एंड 2 ऑक्सीजन एटम है तो कितना हो जाएगा? 32। इसको सिंपल रेशो में कर दोगे आप तो ये हो जाएगा 3/8। H2O, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने? 2। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 तो हाइड्रोजन से आ जाएगा और 16 किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन का। तो 2:16। सिंपल रेशियो इसका क्या हो जाएगा? 1:8। अब इस CO2 को मैं लेबोरेटरी में बनाता हूँ तो लेबोरेटरी में जो मेरी CO2 बनेगी वो
फॉर्मूला तो यही होगा CO2, तो उसमें C एंड O का जो सिंपल रेशो होगा वो 3/8 ही होगा। ये CO2 मान के चलो आपके गांव में, शहर में, राज्य में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में आपके, में स्टेट में आपके, कंट्री में, या इंटरनेशनल या एनवायरनमेंट में, कहीं से भी मैं CO2 लूँगा, उसमें C एंड O का जो रेशो होगा वो 3/8 ही होगा। एंड H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो फिक्स रहता है। तो जो कंपोजिशन है एलिमेंट्स का किसी भी कंपाउंड के अंदर वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। अब ये वाटर, चाहे तुम्हारे घर में कोई भी सोर्सेज हो वाटर का, आपके घर में कुआं हो सकता है, ठीक है, डैम वाटर हो सकता है, या फिर सी वाटर हो सकता है, या फिर उससे भी बढ़िया तुम्हारे घर के बाहर नाली में जो गंदा पानी बह रहा है वो वाटर हो सकता है, ठीक है। तो कैसा भी और तुम जिस पानी को RO के वाटर को पीते हो वो पानी हो सकता है। तो वाटर कैसा भी हो, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो रहता है वो 1:8 रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो बस सिंपल सी प्राउस्ट क्या कहना चाहता है आपसे, प्राउस्ट कहना चाहता है कि सोर्सेज चाहे कोई भी हो, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं उन एलिमेंट का जो रेशो होता है वो हमेशा फिक्स बना हुआ रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जो कंपोजिशन उस मॉलिक्यूल के अंदर है एलिमेंट्स का वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो समझ में शायद आपके आ गया होगा कि एक स्टेटमेंट इसका क्या होगा। स्टेटमेंट आपसे कहना चाह रहा है प्राउस्ट, ध्यान से सुनना, कि कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर जो जो एलिमेंट पाया जाता है उन एलिमेंटों का जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। वो चाहे आप किसी भी सोर्स से उसे ऑब्टेन कर लो, चाहे लेबोरेटरी में बनाओ, चाहे उसे एनवायरनमेंट से लो, चाहे आप किसी भी सोर्स से आप उसको प्राप्त करो, वो हमेशा जो एलिमेंट का कंपोजिशन है वो हमेशा कैसा रहेगा, आपका इक्वल रहेगा। क्लियर। चलो तो स्टेटमेंट की बात करते हैं हम। चलो इसे तो लिखा रहने दूँ मैं, CO2। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, द गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट बाय वेट रेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या कहना चाह रहा है कि कंपाउंड जो है उसमें जो एलिमेंट है वो किसी भी सोर्स से प्राप्त किए गए हों या फिर उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कोई सा भी हो, हमेशा जो एलिमेंट है उनका रेशो हमेशा क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चाहे जैसे ये वाटर है, अब क्लीन वाटर जो है हमारा, उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो कितना होता है, 1/8 रहता है। अब ये चाहे आप डैम वाटर से लो, सी वाटर से लो, या वाटर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कोई सा भी हो, उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो सिंपल रेशो है वो कितना होगा, 1/8 ही होगा। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर हम, और फिर हम इसको और सही ढंग से सीखेंगे। तो आप स्टेटमेंट कॉपी कर लोगे। ठीक है, मैं स्टेटमेंट रेज कर रहा हूं। तो इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। 1.8 ग्राम ऑफ द सर्टेन मेटल, कोई फिक्स मेटल है मेरे पास और उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1.8 ग्राम। वार्म इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसे गर्म कर रहे हैं। एंड गिव 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, और इसने क्या बना दिया, अपना 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। 1.5 ग्राम ऑफ सेम मेटल, वही मेटल है, उसको स्टीम यानी कि वाटर की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, वेपर की प्रेजेंस में स्टीम किया जा रहा है। अब ये बना रहा है 2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। शो दैट दिस रिजल्ट फॉलो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो ये क्या कहना चाह रहा है आपसे कि मेरे पास एक मेटल है कोई भी, उसका 1.8 ग्राम है, मैंने O2 से उसकी रिएक्ट करवाई, उसने मेटल ऑक्साइड बनाया। फिर उसी मेटल को अब मैं O2 की प्रेजेंस में नहीं, वेपर यानी कि H2O जो भाप होती है ना, वेपर होती है, उसकी प्रेजेंस में हीट कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, फिर वो मेटल ऑक्साइड बना रही है। तो दोनों ही रूप में मेटल ऑक्साइड बन रहा है। अब मैंने रूल्स ने, प्राउस्ट ने क्या कहा था कि कंपाउंड चाहे किसी भी सोर्सेज से प्राप्त हो, उसमें जो
एलिमेंट है उनका रेशो हमेशा सेम बना हुआ रहता है। यदि दोनों से प्राप्त प्रोडक्ट जो है मेरा, उसमें रेशो यदि सेम होगा तो हम कहेंगे ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, अन्यथा नहीं। चलो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट लेते हैं। कोई मेटल है मेरे पास, ये ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है O2 से, एंड मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो M2OX मेटल ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करने का ये क्या होता है, एक तरीका होता है, हम M2OX बोल देते हैं इसको। क्लियर है। मेटल कितना है मेरे पास, 1.8 ग्राम। मेटल ऑक्साइड कितना है मेरे पास, 3 ग्राम। अच्छा एक चीज़ बताओ आप, मेटल 1.8 ग्राम है, मेटल ऑक्साइड 3 ग्राम है, ये कितना होगा? इसमें से यदि मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो यही तो आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन का अमाउंट आ जाएगा मेरे पास। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 में से 1.8 को लेस कर दूँ, 3 माइनस 1.8 कितना आ जाएगा आपके पास, ये 1.2 ग्राम। ये मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन। चलो पहला स्टेटमेंट हो गया अब मेरे पास। अब मैं सेकंड स्टेटमेंट पर जाता हूँ। फिर से मेरे पास मेटल है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। मेटल कितनी है मेरे पास, 1.5 ग्राम। मेटल ऑक्साइड कितना बन रहा है मेरे पास, 2.5 ग्राम। अमाउंट ऑफ मेटल क्या हो जाए, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसमें से इसको लेस कर दूंगा तो 2.5 माइनस 1.5 कितना रह जाएगा, 1 ग्राम। चलो अब ऊपर हम रेशो देखते हैं। दो चीज़ें मेरे पास, एक मेटल है और एक ऑक्सीजन है, दोनों का रेशो देखते हैं। तो मेटल एंड ऑक्सीजन, तो मेटल कितना है मेरे पास, 1.8, ऑक्सीजन कितना है, 1.2, कितना हो जाएगा ये। चलो यहाँ पर देखो इसी रेशियो को, मेटल कितना है मेरे पास, मेटल अपॉन ऑक्सीजन, तो मेटल कितना है 1.5, ऑक्सीजन कितना है 1, ये तो मेरे पास 1.5 ही आ जाएगा दोनों का। और यहाँ पर मेटल अपॉन ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, इसे मैं 0.6 से कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास 3/2 और 1.5। तो दोनों ही केसेज में आप देखोगे मेटल और ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3:2 यानी 1.5, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 1.5। ठीक है, तो दोनों में ही जो मेटल एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो इक्वल आता है, और इस बेस पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। चलो अब ये तो हो गए मेरे 2 रूल्स कंप्लीट। अब थर्ड रूल की बात करते हैं हम, कॉपी कर लेना आप। थर्ड रूल है मेरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड इट इज गिवन बाय डाल्टन। तो ये डाल्टन के द्वारा ये रूल दिया गया था। अच्छा, डाल्टन ने क्या बताया था इस रूल्स में, स्टेटमेंट की बात बाद में करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं डाल्टन ने हमसे कहा क्या था, मतलब डाल्टन हमसे क्या कहना चाह रहा है इस रूल्स के थ्रू। तो देखो डाल्टन कह रहा है हमसे कि कोई भी मेरे पास 2 एलिमेंट हैं, जैसे C एंड O, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है।
सल्फर एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सकते हैं। तो देखोगे आप यहाँ पर कार्बन जो है इसका मास कितना होता है? 12। कार्बन का मास कितना होगा? 12। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। एंड ऑक्सीजन 16 2 जा 32। यहाँ पर चेक करोगे सल्फर का मास कितना होता है? 32। यहाँ पर भी सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 2 जा 32 एंड ऑक्सीजन का 16 3 जा 48। तो अब आप देखोगे यहाँ पर 12 12 ये तो फिक्स है, मीन्स जब भी कोई टू एलिमेंट आपस में रिएक्ट करें, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, सल्फर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, और 2 और मोर देन 2, मिनिमम 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप के कंपाउंडों का फॉर्मेशन करते हैं, अलग अलग तरीका के कंपाउंड बनाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। तो 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप के कंपाउंडों का फॉर्मेशन करते हैं। तो उनमें से एक एलिमेंट जो है उसका फिक्स मास, जैसे 12 12 फिक्स है, इधर से देखो सल्फर 32 फिक्स है। तो एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के जिस मास से रिएक्ट करता है वो सिंपल रेशियो में होता है। जैसे इसको देखो 16 32 1:2 का रेशियो आ रहा है, नहीं आ रहा? यहाँ पर देखो 32 48 2:3 का रेशियो आ रहा है। देखो 16 से इसे काटो तो 16 2 जा 32 16 3 जा 48, तो 2:3 का रेशियो आ रहा है। तो एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के मास से सिंपल रेशियो में रिएक्ट करता चला जाता है। चलो मैं और भी अच्छे ढंग से समझाता हूँ इसको। नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड नेचर में पाए जाते हैं। जब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो कुछ कंपाउंड बनाते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको। इसे यदि सूंघते हैं ना तो हंसी आती है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब इसमें आप देखोगे नाइट्रोजन का फिक्स मास ले लेते हैं हम। देखो N2 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 और यहाँ पर N है, तो ऐसा करते हैं फिक्स करने के लिए इसके 2 मॉलिक्यूल कर लेता हूँ मैं एक बार। अब N2 2N N2 ही हो गया, N2 N2 N2। तो नाइट्रोजन का फिक्स मास हो चुका है सभी में। अच्छा चेक करो नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा? 14 × 2 यानी कि 28। ऑक्सीजन का मास कितना है? 1 ऑक्सीजन है यानी कि 16। अब इसमें देखो 2 नाइट्रोजन हो गए मेरे पास तो 28, ऑक्सीजन भी 2 हो चुके हैं तो 32। इसमें देखो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 28, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 3 ऑक्सीजन एटम है 48, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 28, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 64, नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 80। तो अब आप देखोगे यहाँ पर 28 28 28 28 फिक्स है। तो जब भी 2 एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो कोई सा भी एक एलिमेंट जो है उसका फिक्स मास 28 फिक्स है, दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से सिंपल रेशियो में रिएक्ट करता चला जाता है। अब सिंपल रेशियो क्या बना ऑक्सीजन का? तो देखो 16 की टेबल बोलो, 16 बन जा 16, ये 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64 और 16 5 जा 80। तो क्या सिंपल रेशियो निकल के आया? 1:2 2:2 3:2 4:5। तो क्या कहना चाह रहा है डाल्टन हमसे? डाल्टन हमें बस ये बात समझाना चाह रहा है, जब भी कोई 2 एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो वन एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ
सिंपल रेशो में रिएक्ट करता चला जाता है। ये बात डाल्टन ने हमें समझाई और मैंने 3 एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिए और आपके शायद समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट है इसका? व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन विद अदर एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 डिफरेंट कंपाउंड, 2 और 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाए, देन मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद कांस्टेंट मास ऑफ अदर एलिमेंट, जो दूसरा एलिमेंट है उसके कांस्टेंट मास से क्या करता है, कंबाइन करता है, विल वीर ए सिंपल रेशो, एक सिंपल रेशो में, एंड वन अनदर, तो एक सिंपल रेशो में करता है और जो रेशो मेरे को प्राप्त होगा एक का तो कांस्टेंट है और दूसरे का क्या रहेगा, सिंपल रेशो में वो रिएक्ट करता चला जाएगा। ये बात हमें डाल्टन ने समझा दी थी। क्लियर है? चलो, तो स्टेटमेंट पढ़ने भूल जाने, केवल ये समझ में आना चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा काम नहीं आते हमारे ये रूल्स, क्योंकि बाबा आदम के ज़माने के रूल्स हैं, अब तो नए नए रूल्स आ चुके हैं बहुत सारे। चलो, नेक्स्ट जो आपका रूल्स है आप कॉपी कर लिया करो इनको। नेक्स्ट आपका जो लॉ है वो दिया गया था रिचटर के द्वारा। तो 4th है आपका लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। हाँ भाई, ये रूल्स आपका रिचटर महोदय के द्वारा दे दिया गया था। तो इट इज गिवन बाय रिचटर। क्या कहता है ये साइंटिस्ट हमसे? रिचटर क्या कहना चाह रहा है तुमसे? ये कहता है कि कोई भी 2 एलिमेंट हैं वो आपस में कोई तीसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कार्बन एंड सल्फर, ये 2 एलिमेंट है मेरे पास डिफरेंट टाइप के, और ये किसी तीसरे एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें। तो कार्बन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? CH4 का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, या फिर इसको आप सल्फर ना मानकर ऑक्सीजन ले लो, चलो और भी ज़्यादा सही रह जाएगा। तो कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? CH4 बनाएगा। ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो ये H2O का फॉर्मेशन करेगा, और जब ये आपस में खुद रिएक्ट करेंगे तो ये CO2 का फॉर्मेशन करेंगे। तो खुद की बात तो अपन करेंगे बाद में, पहले हम यहाँ से देखते हैं। हाइड्रोजन एंड कार्बन आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो CH4 का फॉर्मेशन किया, तो CH4 इसमें रेशियो कितना हो जाएगा? 12:2। अब हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 12:4। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का हो जाएगा 2:16। इसको मैं क्या है, किसी भी एक एलिमेंट का फिक्स रेशियो ले लेता हूँ। अब एक एलिमेंट इनमें फिक्स कौन सा है? हाइड्रोजन। भाई C और O तो फिक्स है नहीं है, अलग अलग एलिमेंट हो गए, तो सेम एलिमेंट का फिक्स रेशियो ले लेता हूँ मैं किसी का भी। तो ये 4 है तो इसे या तो क्या कर दो, 4 कर दो, ठीक है, या फिर इसे 2 कर दो, तो 1/2 कर दो, या फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4H232। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो चुका है? फिक्स हो चुका है। अब मैं CO2 की बात करता हूँ, तो CO2 जो है मेरे पास, इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 12:2, 16 2 जा 32। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हाइड्रोजन का सेम मास कार्बन के 12 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन 12 ग्राम कार्बन से रिएक्ट करता है। यहाँ पर 32 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम हाइड्रोजन से क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। तो हाइड्रोजन का तो फिक्स मास जो कार्बन एंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है
उनका जो मास है वो 12/32 है और CO2 का मास भी कितना है 12/32। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है भाई कि समझ में तो कुछ आया नहीं, कि इसको छोड़ा आप क्या कहना चाह रहे हैं यही समझ में नहीं आया, तो समझो, चलो समझाते हैं। रिचटर और साथ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई भी टू एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट से या थर्ड एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने पर उनका फिक्स मास तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से जब वो रिएक्ट करेंगे तो उनका जो रेशो होगा वो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो प्राप्त रेशो या तो उसका सेम होगा या उसका मल्टीपल में रेशो होगा, सिंपल मल्टीपल में। कैसे, देखो इसने इससे रिएक्ट किया तो इनका जो रेशो आया वो 12/4 आया, इसने इससे रिएक्ट किया तो इसका सिंपल रेशो 4/32 आया। अब आपका कोई डबल क्यों किया, तो एक का तो फिक्स रेशो लेना है हमें किसी का, तो जो एलिमेंट दोनों में कंबाइन है उसका फिक्स रेशो ले लो आप, तो ये 4/32 आ गया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मेरे पास कंपाउंड बने उनमें जो दोनों कंपाउंड है, जैसे इसमें कार्बन है इसमें ऑक्सीजन है, उनका सिंपल रेशो आपस में दोनों के रिएक्शन से प्राप्त कंपाउंड के सिंपल रेशो के या तो इक्वल होगा या उसका सिंपल मल्टीपल होगा। ठीक है, समझना ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ये एक एलिमेंट है A, ये एक एलिमेंट है B, ये इस C से रिएक्ट कर रहे हैं तो ये इससे रिएक्ट करके कुछ बनाएगा, ये इससे रिएक्ट करके कुछ बनाएगा। इसका फिक्स मास C का जो B से और A से रिएक्ट करेगा तो उसमें जो A और B हैं उनका रेशो और A और B के आपसी क्रिया से जो यौगिक बनेगा या कंपाउंड बनेगा उसका रेशो इक्वल होगा या मल्टीपल में होगा। अब मैंने इक्वल वाला तो आपको बता दिया 12/32 12/32, ये तो फिक्स आ गए रेशियो में। अब मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ किसका, मल्टीपल वाले का। ठीक है, चलो जैसे मेरे पास एक कार्बन है एंड सल्फर है और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, कार्बन एंड सल्फर। अब कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा CO2, सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो SO2 एंड कार्बन एंड सल्फर आपस में रिएक्ट करते हैं तो CH2। अब आप देखोगे ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो CO2 में रेशियो कितना हो जाएगा आपका 12H232, SO2 में रेशियो कितना हो जाएगा, सल्फर का कितना होता है 32 और इसका 32, तो ये इक्वल हो गए। देखो यहाँ पर मैंने इक्वल करने पड़े थे 4 और 4 2 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ ऑटोमेटिक इक्वल है तो करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से आप सल्फर देखो ये तो दोनों तो इक्वल हो गए, यहाँ पर भी मेरे को हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं था, यहाँ पर मैंने क्या रेशियो लिया 12:32 और इसका भी 12:32, तो मेरे को इनसे मतलब था। यहाँ पर इस ऑक्सीजन से मेरे को कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है। तो कार्बन एंड सल्फर का रेशियो कितना आ रहा है 12:32, कार्बन एंड सल्फर। अब मैं कार्बन एंड सल्फर की बात करता हूँ तो CH2, तो C का कितना है 12 और सल्फर का 32 होता है एंड 2 सल्फर है तो 64, तो ये रेशो जो मेरे पास आया 12:64। तो इसमें अब आप देखोगे कि ये मेरा सिंपल रेशो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8 और ये कितना हो जाएगा सिंपल, यदि मैं इसका कर दूं तो 3/16। तो यहाँ पर आप देखोगे 3/8 और 3/16, तो ये 3/8H2 3/16, तो ये आ गया आपका 2:1। तो देखो ऊपर वाला जो रेशो आया था वो तो 1:1 का आया, यानी कि इक्वल रेशो में, और यहाँ पर क्या आया 2:1, तो सिंपल मल्टीपल में। अब आप रूल्स को एक बार ध्यान से और सुन लो, समझ लो, फिर आगे हम स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो देखो मैं दोनों में समझा रहा हूँ, कार्बन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का फिक्स मास कितना 4 ले लिया मैंने यहाँ पर, हाइड्रोजन का फिक्स मास इस कार्बन से रिएक्ट करके CH4 बना रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O बना रहा है। तो इन दोनों में कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो होगा
वो इन दोनों के रिएक्शन से प्राप्त कंपाउंड के रेशो के या तो इक्वल होगा या फिर उसके सिंपल मल्टीपल रेशो में होगा। तो यहाँ तो इस एग्जाम्पल में तो सिंपल रेशो आ रहा है, वो सॉरी इक्वल रेशो आ रहा है, और इस एग्जाम्पल में कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसमें कार्बन एंड सल्फर का जो रेशो है वो इस कार्बन एंड सल्फर के रेशो के या तो इक्वल होना चाहिए या सिंपल मल्टीपल में होना चाहिए। तो यहाँ पर किस में आया, सिंपल मल्टीपल में आ रहा है, सिंपल रेशो में आ रहा है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका, देखें, द रेशो ऑफ द मासेज ऑफ टू एलिमेंट विच कंबाइन सेपरेटली विद ए फिक्स्ड मास। तो टू एलिमेंट जो कंबाइन कर रहे हैं एक फिक्स मास से, ऑफ द थर्ड इज आइदर द सेम और सेम सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशो ऑफ द मासेज इन विच बोथ एलिमेंट कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर। तो क्या कहना चाह रहा है ये हमसे, ये कह रहा है कि ये सेपरेटली थर्ड से अटैच करें तो इन दोनों का रेशो, और डायरेक्टली ये दोनों रिएक्ट करें तो इन दोनों का रेशो या तो इक्वल होगा या सिंपल मल्टीपल में होगा। ठीक है, और लास्ट आपका आ जाता है गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम से रिलेटेड है, दिया किसने था, तो ऑब्वियसली गैलुसेक ने दिया था, साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, और एक एवोगैड्रो हाइपोथेसिस और होती है जो हम अलग से सेपरेट पढ़ेंगे। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका कि यदि गैसें आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो यदि रिएक्टेंट गैस हैं तो वो सिंपल रेशो में रिएक्ट करते हैं, और यदि प्रोडक्ट भी गैस है तो सिंपल रेशो में ही प्रोडक्ट बनता है। जैसे H2 + Cl2, ये गैस है और ये भी क्या है, गैस, और 2HCl का फॉर्मेशन कर देंगे तो इसका 1 वॉल्यूम, इसका भी 1 वॉल्यूम, भाई ये 1 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 स्वयं तो है, यहाँ पर भी ये स्वयं ही है, और ये 2 मोल बन रहे हैं तो 2 वॉल्यूम। तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, 1H2 1H2 2। तो गैसें जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो सिंपल रेशो में रिएक्ट करती हैं, और यदि प्रोडक्ट भी गैस ही फॉर्मेशन होता है तो वो भी सिंपल रेशो में ही बनता है। तो क्या कह रहा है ये, गैसेज कंबाइन टू ईच अदर इन ए सिंपल रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, अपने सिंपल रेशो में रिएक्ट कर रही हैं, प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट शुड बी कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये सभी चीज़ें कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर जो गैसें सिंपल रेशो में रिएक्ट करती हैं और प्रोडक्ट भी उसका सिंपल रेशो में ही बनता है। ये गैलुसेक ने बताया था, एक लाइन का हाइपोथेसिस है। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास में हमने 5 साइंटिस्टों के रूल पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था लेवोशियर का, फिर उसके बाद हमने प्राउस्ट का रूल पढ़ लिया, फिर डाल्टन का, फिर रिक्टर का और एंड गैलुसेक का। तो ये आपके होते हैं रिएक्शंस के आधार पर जो रूल्स हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, वो हमने आज आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एवोगाद्रो हाइपोथेसिस एंड डेंसिटी के बारे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।